हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लास 10 सोशल साइंस का एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, टर्म 1 में आपके मेनली एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज से हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ इसके अलावा अगर और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी लिख दीजिएगा, मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेज दूँगा। बट यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे मेनली आपको एसएसटी से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे। तो जो लोग एसएसटी में कमज़ोर हैं या फिर जिनको एसएसटी में कोई भी प्रॉब्लम है, और जो लोग अपने एग्ज़ाम्स में को लेकर ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे उनको पूरी तरीके से गाइडेंस मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और उनको अच्छी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो पहले हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों एमसीक्यू। पहले हिस्ट्री, फिर जियो, फिर सिविक्स कवर करेंगे, और फिर इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगा, तो इसलिए आपको हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे और आप उस वीडियो का देखकर अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन ना मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपको मैं और जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 सोशल साइंस टर्म आपका 1 है, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको पता है हिस्ट्री में मेनली एक ही चैप्टर आ रहा है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो इसमें सबके एक ही चैप्टर हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इस बार फर्स्ट टर्म में आपका मैप नहीं है हिस्ट्री में से, ओनली ज्योग्राफी में से आएगा। तो मैं वो भी आपको जल्दी उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ से अपने 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू बेस्ड मैप क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली मैं आपको आंसर बताऊँगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर की एक तरीके से थ्योरी पोर्शन जानना है, तो मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी थ्योरी पोर्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, चैप्टर की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आपको ईजी लगेगा ये सारे क्वेश्चंस। और अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं थ्योरी का, तो डेफिनेटली आप इसमें से सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी पोर्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु वॉज द फ्रेडरिक सोरोई। तो फ्रेडरिक सोरोई कौन थे दोस्तों? अ फिलोसफर, अ पेंटर, पॉलिटिशियन और रिवोल्यूशनरीज। तो आपको पता है दोस्तों फ्रेडरिक सोरोई कौन थे? आप पेंटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट। तो कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1789 में, 1779, 1780 और 1769। सो आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1789, है ना। सो योर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिसिज्म का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में बताया है, तो आप उस थ्योरी पोर्शन को ज़रूर देखिएगा। सो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट, फ्रीडम ऑफ फॉर इंडिविजुअल, कल्चरल मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है दोस्तों? कल्चरल मूवमेंट, है ना। रोमांटिसिज्म का मतलब सिंपल समझो आप कि ऐसा मूवमेंट जिसमें एक स्लोगन या गाना या फोक डांस या किसी से रिलेटेड क्या करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लो बिहार में सपोज़ करो कोई मूवमेंट हो, है ना, बिहार की पार्टी हो रही है, और अगर सपोज़ करो बिहार का गाना ना चले, राजस्थानी गाना चला दे, तो क्या वहाँ पे सारे लोग डांस करेंगे? नहीं करेंगे। और सेम अगर बिहार का गाना ही अगर चला दिया जाए तो क्या होगा? सारे के सारे दौड़ पड़ेंगे, है ना दोस्तों। तो सेम आप रोमांटिसिज्म को उससे रिलेट कर सकते हो।
तो बेसिकली क्या है रोमांटिसिज्म, एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द फ्रांस एट द टाइम। तो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी फ्रांस की उस टाइम? डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक था, सोवर्जिन स्टेट थी और एब्सोल्यूट मोनार्की। तो आपको पता है दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वहाँ पे टाइम कैसा था, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी? एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना। और किंग्स कौन थे पहले? किंग्स लुइस 14, फिर उसके बाद 1774 में कौन बने दोस्तों? किंग्स लुइस 16, फ्रांस के किंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट होगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स। सो यूनिवर्सल सफरेज मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आपका, द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्ट ग्रांटेड ओनली टू मैन। सेकेंड है द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, द राइट टू वोट फॉर गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मेन, ऑल द राइट ऑफ वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली द एजुकेटेड मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है दोस्तों? आपको पता है द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, है ना। सो योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, हाउ मैनी कलर्स डिड द न्यू फ्लैग फ्रेंच फ्लैग हैव। तो आपको पता है दोस्तों ट्राई कलर थी फ्रेंच फ्लैग। सो योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट्स स्कोर इट्स स्कोर वर्ड्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी वॉज। तो ये जो नारा था, स्लोगन था, कौन से रेवोल्यूशन से रिलेटेड है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन है आपके रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या फिर इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है दोस्तों? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। सो योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? दे अपोज द मोनार्कल फॉर्म, they were supported the democracy, they wanted to glorify folk art and vernacular language, and D option will be they strayed to improve the tradition and establish the institutions and the custom. So इसका आंसर कन्वर्टिज्म का मतलब क्या दोस्तों? they strayed the importance of tradition, यानी कन्वर्टिज्म का मतलब समझ लो पुराने विचारधारा के लोग, है ना। तो ये मेनली क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन को देते हैं और इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑन द कस्टम। सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कन्वर्टिज्म का मतलब मैंने दोस्तों ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में कवर करवाया है, तो आप वहाँ जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा पहले थ्योरी पोर्शन इन क्वेश्चंस को देखने से पहले, ठीक है। या फिर अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी मेल ID, मैं आपको मेल दोस्तों कर दूँगा PDF। और भी आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक का बटन ना दबाना भूलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ। किसके कंट्रोल में था बल्कान रीजन दोस्तों? रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर। तो आपको पता है दोस्तों बल्कान रीजन किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हु वाज द कॉन्ट कवर। तो कॉन्ट कवर कौन थे दोस्तों? द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, रेवोल्यूशनरीज ऑफ जर्मनी, कैथोलिक मिशनरीज एंड चांसलर ऑफ जर्मनी। तो आपको पता है दोस्तों इटली को यूनिफाई किसने किया था? कॉन्ट कवर ने, है ना। मैसिफिक एज ने स्टार्ट किया था, है ना। गैरीवाल्डी ने उसे और थोड़ा इम्प्रूव किया था और फाइनली कॉन्ट कवर ने क्या किया था दोस्तों? यूनिफाइड कर दिया था इटली को। सो यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या होता है और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुई थी, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पूरी थ्योरी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने लीड किया था? बर्गिया ने, पर्शिया ने, राइनलैंड ने, हैंगओवर ने। तो आपको पता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने लीड किया दोस्तों? पर्शिया। योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑटोमन बिस्मार्क ने इसे लीड किया था, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द ट्रीटी ऑफ रीऑर्गेनाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो कब हुआ था दोस्तों ट्रीटी? किस ट्रीटी के तहत ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है आपके वियना 1815, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, वर्सा पैक्ट 1814 एंड लिप्जिंग 1813। तो आपको पता है दोस्तों जो ग्रीस हुआ था इंडिपेंडेंट, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं उसे, 1832। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द सीक्रेट सोसाइटी कॉल यंग इटली। तो यंग इटली किसने बनाई थी दोस्तों? यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो दोस्तों वो बनाई थी आपका गैट्सबी मैजनी ने। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु होस्टेड द कांग्रेस वियना इन 1815। 1815 की में जो वियना हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना, उसे कौन लीड कर रहा था? काबूल, किंग विक्टर एमुनल, बिस्मार्क और ड्यूक मैटरनिक। तो आपको पता है दोस्तों ऑस्ट्रिया के जो किंग थे ड्यूक मैटरनिक, उन्होंने इसे होस्ट किया था, है ना। जिसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल थी दोस्तों जिसने नेपोलियन को हराया था? उसका नाम क्या? प्रैब, PRAB, है ना। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा इन चारों के नाम भी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब का मेन पर्पस क्या था दोस्तों? टू डेमोन्स्ट्रलाइज द पीपल, टू स्पीक अगेंस्ट द फ्रांस, टू होल्ड द एक्टिविटीज़ एंड द कैंपियंस, टू सोशलाइज अमंग द डिफरेंट रेसेस। तो मेन पर्पस क्या था दोस्तों जैकोबिन क्लब का? तो टू होल्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ कैंपेन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, बट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। सो 18 से सिविल कोड 1804 क्या कहता है देखो, राइट बाय द बर्थ टू ऑल द फैसिलिटेट ऑफ ए स्टेट। बी ऑप्शन है, डिड अवे with all the privileges based on the birth, established equality before the law and the secure the right to property, no right to property, no right to equality। तो आपको पता है दोस्तों सिविल कोड के साथ नेपोलियन क्या लेके आया था, है ना, क्या लेके आया था? ऑप्शन नंबर बी, डिड द अबे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बर्थ के बेस पे जो राइट है उसे हटा के इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी लेके आया था, है ना। तो सिविल कोड मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है थ्योरी पोर्शन में, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? टू अंडू द चेंजेस ब्रॉट अबाउट द यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार, द प्लान ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द रिस्टोर ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप एंड डी इज़ द टू ओवरथ्रो द बर्बन डायनेस्टी। तो आपको पता है दोस्तों 1857 जब नेपोलियन हार गया था तो उसके समय में जो चेंजेस आया था उसको वापस लगाया गया था, यानी वहाँ पे दोबारा कन्वर्टिज्म लागू किया गया था प्रैब कंट्रीज़ के द्वारा, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज़ यूजली नोन एज। तो इसे और क्या बोला जाता है दोस्तों? द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज कोड, नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन इम्पेरिकल कोड, द फ्रेंच सिविल कोड। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको पता है सिविल कोड क्या और क्या बोला जाता है? नेपोलियनिक कोड, क्योंकि नेपोलियन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, है ना। सो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन डिड द नेपोलियन इन्वेंट इटली। तो इटली सो बताओ, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर रहे हैं 1777, 1797, 1787, 1767। तो कब किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 1797, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 क्वेश्चन नंबर,
व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस एंड हु वर द पार्टिसिपेंट्स। तो आपको पता है दोस्तों, नेपोलियन को हराया था इन कंट्रीज़ ने मिलके, है ना, 1815 में। और आपको मैंने बताया था प्रैब नाम से अब याद रख सकते हो, PRAB। सो प्रैब मीन्स पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो देखो किसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21, बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रीऑर्गेनाइज्ड द ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो आपको पता है, अभी मैंने लास्ट टाइम भी लास्ट क्वेश्चन करवाया था एक, तो किस ट्रीटी के तहत इंडिपेंडेंट हुआ था ग्रीस दोस्तों? ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ट्रीटी ऑफ वियना। सो ऑप्शन नंबर बी है इसका कहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ फीचर ऑफ और बिलीफ ऑफ कन्वर्टिज्म। कंजर्वेटिज्म का को किस पे विश्वास नहीं था, कौन सा इसमें से सही फीचर नहीं है कन्वर्टिज्म का? देखो तो कंजर्वेटिज्म बिलीव इन इस्टेब्लिश द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिसी, बिल्कुल सही है ना। कंजर्वेटिज्म स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड टू क्विक चेंजेस, है ना। कन्वर्टिज्म जो थे वो मेनली ट्रेडिशंस को फोकस करते थे, है ना, और चाहते थे जो डेवलपमेंट हो वो धीरे धीरे हो, ना कि क्विकली हो। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कंजर्वेटिज्म का बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है, कंजर्वेटिज्म प्रपोज टू रिटर्न द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरीज डेज एंड द वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशंस टू द स्ट्रेंथ मोनार्की। डी ऑप्शन है आपका, कंजर्वेटिज्म बिलीव इन द मोनार्की, चर्च एंड द अदर सोशल हेरिटेज। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है आपके, चर्च मोनार्की बिलीव करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों गलत है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंट। तो आपको पता है दोस्तों कहाँ हुआ था, ऑप्शन है आपके एट द पैलेस ऑफ पर्सिया, एट द हाफ ऑफ मिरर इन पैलेस ऑफ वर्सैलिस, एट द चर्च ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एंड लास्ट वन इज एट द चर्च ऑफ सेंट पैली। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी करेक्ट, द चर्च सेंट पैली। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु सेड व्हेन द फ्रांस रीच द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर फ्रांस में किसी को उसको छींक आती तो पूरा यूरोप क्या होता है, ठंडा हो जाता है या फिर हिल जाता है। तो ऐसा किसने कहा था, किसके कहने पे होता है दोस्तों ऐसा? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, मैजनी और ड्यूक मेटरनिख। तो आपको पता है दोस्तों ये स्टेटमेंट बोली गई थी ड्यूक मेटरनिख के लिए कि अगर ड्यूक मेटरनिख क्या है, अगर छींकता भी है तो पूरे यूरोप में क्या होती है दोस्तों, हड़कंप छा जाती है, यानी सब ठंडे हो जाते हैं, है ना, या हिल जाते हैं कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, 3 वॉर्स ओवर द 7 ईयर विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। तो एंडेड इन, किसके साथ एंड हुआ था दोस्तों? डेनिश विक्ट्री, पर्शियन विक्ट्री, फ्रेंच विक्ट्री एंड जर्मनी विक्ट्री। तो आपको पता है दोस्तों ये 7 ईयर वॉर जो हुआ था, है ना, 3 बार 7 साल में 3 बार, वो मेनली किसके साथ हुआ था दोस्तों? पर्शियन विक्ट्री के साथ एंड हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 3 वॉर्स ओवर द 7 ईयर। अच्छा ये तो मैंने करवा दिया आपको, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, ये 27 होगा आपका, वो 27 था बट वो रिपीट हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। तो 1871 में कौन जर्मनी का एम्परर था दोस्तों? ऑटोमन बॉन बिस्मार्क, विक्टर एमनुअल सेकेंड, कॉन्ट कैबूर एंड केसरे विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। तो आपको पता है दोस्तों कौन था? केसरे विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना। इन्होंने क्या किया था, ऑटोमन बिस्मार्क को चांसलर बनाया था और उसने पूरे जर्मनी को यूनिफाइड किया था, ठीक है।
और इसने बिस्मार्क ने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो मैंने अभी बता रहा था दोस्तों इतनी देर से, बिस्मार्क 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 है ना, वो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 28 होगा दोस्तों, सीरियल नंबर गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, द एलोगरी ऑफ जर्मन नेशंस हु बेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स वॉज अ। तो आपको पता है दोस्तों वो एलोगरी किसके लिए यूज़ किया गया था? मेराइन, यूनियन जैक, ब्रिटेनिया और जर्मेनिया। तो ये जर्मनी किससे रिलेटेड दोस्तों? जर्मेनिया, ध्यान रखिएगा, है ना, फीमेल एलोगरी को वहाँ पे दर्शाया गया था, तो उसे क्या बोलते हैं? जर्मेनिया। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डिड द कस्टम यूनियन ऑफ जोल्वेरिन डू? तो उसका मेन काम क्या था? टू एबॉलिश द टैक्स, टू एबॉलिश द ट्रैफिक बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर द 30s टू and C abolish the tariff charges and reduce the currencies to 5 and D is only the abolish of traffic barriers। तो आपका मेन ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा आपका, टू एबॉलिश द ट्रैफिक बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर द 30 to 2। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे भी मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। तो अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, है ना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। और आई होप आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।